डॉक्टर संक्रमित हो गए वैक्सीन लगवाने के बावजूद भी। तो मैं अंतर स्पष्ट कर दूं, लोगों को भ्रम न जाए, लोगों को डर न फैल जाए। आपके माध्यम से मैं लोगों को आश्वस्त कर दूं कि पिछले साल जब हमारे केजीएमयू के चिकित्सक संक्रमित होते थे, क्योंकि हम लोगों का देखिए काम है रोगियों का इलाज करना, और कई बार जो है वो हम लोग एक्सपोज हो जाते हैं जाने अनजाने में। कोशिश करते हैं बचाने की, लेकिन हम फिर भी अपने को बचा नहीं पाते हैं। हमारा पेशा ऐसा है। तो पिछली बार जितने डॉक्टर संक्रमित हुए थे सबको ऑक्सीजन लगी थी, भर्ती करना पड़ा था, कई बार तो वेंटिलेटर पे भी गए, आईसीयू में भी गए। लेकिन जिस बार अंतर क्या है कि 40 डॉक्टर भले ही संक्रमित हो गए, लेकिन कोई अस्पताल में नहीं भर्ती हुआ, किसी को वेंटिलेटर पे नहीं जाना पड़ा, किसी को आईसीयू में नहीं रहना पड़ा, किसी को ऑक्सीजन नहीं लगी। देखिए ये है वैक्सीन की पावर। तो मैं आपको कन्विंस कर दूं कि देखिए सिचुएशन तो खराब हो रही है, लेकिन कृपया वैक्सीन पे भरोसा रखिए। और अक्सर मैं कहता हूं कि वैक्सीन को चुनिए, वायरस को नहीं। अगर आप अपना जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है वो पालन नहीं करेंगे तो आप वायरस को चुनेंगे, और बारी आने पर वैक्सीन लगा लेंगे तो वैक्सीन को चुनेंगे। वैक्सीन जो है वो 3 तरह से आपको प्रोटेक्शन करती है। पहला तो आपको संक्रमण होने न दे, जिसकी एफिकेसी 80% है, अर्थात 10 लोगों ने टीका लगाया तो फिर भी 2 लोगों को संक्रमण हो सकता है। दुनिया में कोई ऐसी वैक्सीन नहीं है। हमारी इंडिया में अभी 2 स्वदेशी वैक्सीन है। पूरे इंडिया में मॉडर्ना और फाइजर जैसी वैक्सीन की भी एफिकेसी 100% नहीं है, उनकी भी 90 से 95% के बीच है। तो कोई वैक्सीन ये गारंटी 100% गारंटी नहीं आती, ये बात समझनी चाहिए। और दूसरी बात, वैक्सीन लगने के बाद ये चीज आप आश्वस्त हो जाते हैं कि बीमारी होगी तो उतनी गंभीर नहीं होगी। जो आपको आईसीयू जाने का रास्ता था, वेंटिलेटर पे गिरने का रास्ता था, वो बंद हो जाता है। और तीसरी बात, इतनी गंभीर कॉम्प्लिकेशन नहीं होंगे कि आपकी मृत्यु ही हो जाए। तो ये 3 उद्देश्य होते हैं। लेकिन कोई भी वैक्सीन वायरस को नाक से सांस लेते समय अंदर जाने में और बाहर निकलने में कोई वैक्सीन रोक नहीं पाती है। इसीलिए वैक्सीन के पहले भी और वैक्सीन के बाद भी मास्क आपको लगाना है, लगाना है, लगाना है। इसका कोई दूसरा विकल्प नहीं है। जी डॉक्टर साहब, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दर्शकों को दी है, क्योंकि बीते 1 साल पहले जब कोरोना ने पहली बार दस्तक दी थी तब हमारे पास संसाधन की कमी थी, उस तरीके से जानकारी भी नहीं थी। कोरोना एक ऐसा वायरस जिसके बारे में जो भी पहल की गई, जो भी कदम उठाए गए इस दिशा में, वो अपने आप में पहली मर्तबा थे। लेकिन इस बार इस मौजूदा स्थिति में जब दूसरी लहर को हम फेस कर रहे हैं, बहुत सारी जानकारी भी है कोरोना वायरस को लेकर, इसके अलावा वैक्सीनेशन को लेकर, तो एक बहुत स्वाभाविक प्रश्न है लोगों के जहन में, जिसका भी आपने जिक्र भी किया कि अगर अब वैक्सीन आ गई है और बहुत सारे लोगों ने जब वैक्सीन खुद को लगवा भी ली है तब भी उनमें कोरोना वापस से हो रहा है, लेकिन आपने जिक्र किया कि अब जो बॉडी की जो क्षमता है वो पहले के मुकाबले, जब उन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई होगी उसके मुकाबले बहुत हद तक बढ़ गई है। जी बिल्कुल ठीक बात है। ये देखिए उसी तरह की स्थिति थी। आपको याद हो कि बाली और सुग्रीव का युद्ध हुआ था, तो वो सुग्रीव की जो बल था सामने आने पर वो आधा हो जाता था। तो आप घबराइए मत, अब आधा नहीं रहेगा, पूरा रहेगा, दुगना रहेगा। तो वैक्सीन आपको एक कॉन्फिडेंस देता है, एक तरह का आपको एक वो देता है, लेकिन ये कॉन्फिडेंस ही रहे, विश्वास रहे, अति विश्वास ना हो जाए, आत्मविश्वास इतना ना हो जाए कि लापरवाही हो जाए। ये हमें जरूर ध्यान रखना होगा। एक चीज और सामने नजर आई है आपके, देखिए पिछली बार हमारे देश में मॉर्टेलिटी करीब 2.5 to 3% थी। इस बार 1 लाख से 1.5 लाख के करीब केसेस पर डे पहुंच गए हैं, लेकिन हमारी जो मॉर्टेलिटी उसके कारण है वो 2 से कम बनी हुई है, 1.9 कुछ बनी हुई है। तो ये, और जबकि अभी हम उतनी टेस्टिंग नहीं कर पा रहे, अभी तो केसेस और ज्यादा हैं। ये जो निकल रहे हैं वास्तव में इससे ज्यादा केसेस हैं। एक चीज और हो रही है कि इस स्ट्रेन की इस बार सेकेंड वेव में संक्रामक क्षमता ज्यादा है। पहले हम एक परिवार में कोई कोविड पॉजिटिव हो जाता था, बाकी फैमिली मेंबर्स का टेस्ट करते थे, 1 या 2 और पॉजिटिव मिलता था, बस बाकी 7-8 निगेटिव मिलते थे। अभी क्या है, एक कोविड परिवार में पॉजिटिव हो जा रहा है और बाकी लक्षण हो या ना हो सबका टेस्ट हम कराते हैं तो 90% लोग पॉजिटिव निकल आते हैं। सेकेंड वेव में एक खतरा और है कि लक्षण विहीन केसेस बहुत हो रहे हैं और अजीबोगरीब लक्षण हो रहे हैं। किसी को केवल सिर में दर्द है, किसी को केवल शरीर में दर्द है, केवल किसी को उल्टी जैसी आ रही है, किसी को केवल दस्त हो रहे हैं, किसी को जो है वो नाक की एलर्जी हो रही है, किसी को आंख की एलर्जी हो रही है, किसी को सिर में दर्द केवल हो रहा है। तो ये इस बार वेरिएबल सिम्टम भी हो रहे हैं। तो जब भी आपके रूटीन जो आपकी लाइफ चल रही है उसमें कोई भी एबनॉर्मल लक्षण लगे तो कृपया मेरा आग्रह है कि आप कोविड टेस्ट करा के देख लीजिए, हो सकता हो, लेकिन आप घबराइए मत पॉजिटिव होने पर। देखिए पिछली बार जब हम कहते थे कि भाई पल्स ऑक्सीमीटर नापिए और 90 से ऊपर है तो
तो अस्पताल में भर्ती की जरूरत नहीं। 90 से नीचे अगर सैचुरेशन चला गया तो अस्पताल में भर्ती की जरूरत है। और हमें याद है कि हमारे किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में 70 60 40 की ऑक्सीजन लेके आते थे, और जैसे ही भर्ती करते थे, वेंटिलेटर की तैयारी करते थे, तब तक डेथ हो जाती थी। लेकिन इस बार अवेयरनेस लोगों में है। लोगों का जैसे ही ऑक्सीजन 95 से नीचे जाता है, डॉक्टर को फोन करने लगते हैं, सर अस्पताल बताइए, भर्ती होना है। तो ये भी एक थोड़ा समाज का जो रिस्पॉन्स है, जिम्मेदारी है, वो बड़ी है कि कम ऑक्सीजन पे ही लोग करेक्ट करने लगे हैं, अस्पताल में आने लगे हैं, और नेचुरली अस्पताल आने की संख्या भी बढ़ी है। लेकिन फिर मैं लोगों से कहूंगा कि अगर आपका 95% से ऊपर ऑक्सीजन और पल्स ऑक्सीमीटर में आ रहा है तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। बुखार की दवा, और जो सीएमओ ऑफिस का जो उत्तर प्रदेश का प्रोटोकॉल है कोविड-19 का, उसके अनुसार दवा लेते रहें, घर पर रेस्ट करें, और लिक्विड पानी, जो लिक्विड है वो सेमी सॉलिड है, वो ज्यादा लेते रहें, आइसोलेशन में रहें, नियमों का पालन करें। हाँ, अगर रैपिड ऑक्सीजन गिरता है और बुखार 48 से 72 घंटे के अंदर नहीं जाता है, तब जरूर अस्पताल में संपर्क करें। सर, मैं एक बार फिर से वैक्सीनेशन पे आऊंगी, लेकिन उससे पहले जिस तरीके से कोरोना के मामले रिपोर्ट हो रहे हैं और जिस तरीके से आंकड़े बहुत तेजी के साथ बढ़ते जा रहे हैं, एक एक्सपर्ट होने के नाते, एक डॉक्टर होने के नाते, इसकी मुख्य वजह आप क्या मानते हैं? देखिए, मुख्य वजह एक त्रिकोण है। अक्सर आपने सुना होगा फिल्मों में कि साहब वो लव ट्रायंगल, प्रेम त्रिकोण। मैंने भी एक अपना हिसाब से, अपने दिमाग के हिसाब से एक ट्रायंगल बनाया है। देखिए, ट्रायंगल में 3 होते हैं, 3 एंगल होते हैं, 3 कोण होते हैं। तो मैं एक एक कोण की चर्चा करता हूं और मैं कारण आपको स्पष्ट करता हूं। पहले कोण पे वायरस बैठा हुआ है, वो तो है ही, उसका काम ही है फैलाना। दूसरे कोण पे वैक्सीन बैठी हुई है, जो चाहती है कि जल्दी से हम लोगों को इम्यून कर दें, लोगों को बॉडी रेजिस्टेंस दे दें, इम्यूनिटी प्रदान कर दें, जिससे कि वायरस से लड़ सकें। और तीसरे पर हम खुद बैठे हैं, हमारा व्यवहार है। अब नया साल जब शुरू हुआ तो केसेस काफी कम हो रहे थे, वैक्सीन आने की घोषणा हो चुकी थी, दादर 16 जनवरी से वैक्सीन चालू हो गया। और तीसरा जो कोण था वो सुस्त हो गया। उसने कहा कि अब तो कोरोना गया, भाग कोरोना भाग, अब तो भाग मिल्खा भाग था, वो भाग कोरोना भाग हो गया। लोगों ने कहा अब तो गया, तो उन्होंने जो है वो मास्क वास्क हटा दिया और आओ गले मिल लें, पार्टी कर लें, रेस्टोरेंट चलें, ये सब खोल दिया, शॉपिंग मॉल, ये सब धड़ाधड़ हो गया। तो इस 3 में जो वायरस था वो मुस्तैदी पे रहा। वैक्सीनेशन शुरू में हमारा उतना पेस नहीं हुआ, लेकिन अभी जैसा प्रधानमंत्री ने आज से घोषणा की है कि वैक्सीन को महोत्सव की तरह मनाएं, होली दिवाली की तरह, तो आज से वैक्सीनेशन पेस बहुत बढ़ गया है। और अभी तक की जानकारी के अनुसार देश में 10 करोड़ से ऊपर लोग डोजेस वैक्सीन की ले चुके हैं। तो काफी अच्छा हो गया है वैक्सीनेशन प्रोग्राम। धीरे धीरे और बढ़ेगा तो और कंट्रोल करेगा। लेकिन सबसे बड़ा जो तीसरा कोण था वो हम नहीं बचा पाए, वो अपना खुद का, यानी होस्ट का, हम सब लोगों का, कि हमारा जो जिम्मेदार रवैया होना चाहिए था, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर होना चाहिए था, वो सही नहीं रहा, और उसके कारण कोरोना हमारा हावी हो रहा। यानी कोरोना ने रफ्तार बढ़ाई, वैक्सीन की उतनी रफ्तार बढ़ नहीं पाई, और हमारा जो बिहेवियर था वो थोड़ा लापरवाही का हो गया। यही 3 प्रमुख कारण थे जिसके कारण कोविड बढ़ा और सेकेंड वेव का हमें सामना करना पड़ा। यानी कि जो आम लोगों की वजह से जो लापरवाही बढ़ती गई है वो इसका मुख्य कारण है। और हम देखते भी हैं, तस्वीरें भी लगातार आती हैं जब लोग बेपरवाह नजर आते हैं। सर, अब मैं वैक्सीनेशन पे आ जाती हूँ, क्योंकि आपने भी जिक्र किया कि आज से टीका उत्सव की शुरुआत हो गई और लोग बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा भी ले रहे हैं। लेकिन अगर बात कर ली जाए उत्तर प्रदेश की, तो हम वैक्सीनेशन को लेकर किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, इस बारे में क्या आप जानकारी देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? देखिए, ऐसा है कि 16 जनवरी को भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने टीकाकरण का शुभारंभ किया था। और हमें याद है, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में पहला चिकित्सक हूं जिसको टीका लगा था 16 जनवरी को, फिर मैंने दूसरी डोज भी लगी। तो हम सब चिकित्सक पहले सामने आए वैक्सीनेशन लगवाने के लिए। लेकिन मैं बात करूं अगर ओवरऑल हेल्थ केयर की, तो उतना रिस्पॉन्स नहीं आया था पहले चरण में जितना आना चाहिए था। अब मैं बात करता हूं दूसरा चरण जो 1 मार्च से शुरू हुआ। तो पहला चरण 16 जनवरी से शुरू हुआ था। 16 जनवरी और 28 फरवरी के बीच में बहुत अच्छा लोगों ने रिस्पॉन्स नहीं दिया। उसका कारण शायद ये भी था कि लोगों में कुछ भ्रम फैल गए वैक्सीन को लेकर। कई तरह के कुछ राजनीतिक बयान भी आए, क्योंकि मैं राजनीतिक नहीं हूं इसलिए उस पर टिप्पणी नहीं करूंगा। कुछ वैसे भी लोगों ने कमेंट करने शुरू किए, तो लोगों भ्रम की स्थिति हुई। फिर दूसरे चरण में फ्रंटलाइन वर्कर्स को टीका लगना था। उसमें जो है वो सीनियर सिटीजन यानी 60 से ऊपर वाले और 45 से ऊपर वाले वो लोग
जो कि 50 से ऊपर वाले वो लोग जिनको कोई ना कोई बीमारी है, तो बीमार और बुजुर्ग वालों में अच्छा रिस्पॉन्स आया, लोगों ने बढ़ चढ़ के टीकाकरण मारी। लेकिन असली जो है वो तब आया जब ये बहुत बढ़ गई, केसेस बहुत बढ़ गए, लोगों में फिर दोबारा डर फैल गया और 1 अप्रैल से टीकाकरण अच्छा खासा चल रहा है। उत्तर प्रदेश की स्थिति की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में भी बहुत सारे सेंटर्स बनाए गए हैं, सभी जिलों को केंद्रित किया जा रहा है। आईसीयू बेड भी बढ़ाए जा रहे हैं, बेड्स भी फैसिलिटी बढ़ाई जा रही है, टेस्टिंग भी बढ़ाई जा रही है। हमारी पिछले जो कोविड 1 था उसमें टेस्टिंग 1.5 लाख की पर डे थी, अब जो है वो मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिया है कि इसको 1.5 लाख से बढ़ा के 2 लाख पर डे किया जाए। तो टेस्टिंग कैपेसिटी भी बढ़ाई जा रही है, बेड्स भी बढ़ाए जा रहे हैं, वेंटिलेटर की सुविधा, ऑक्सीजन की सुविधा, मैन पावर की सुविधा, ये सब बढ़ाया जा रहा है। मुझे लगता है कि जल्दी ही हम जो है वो उससे सिचुएशन से कोप अप कर पाएंगे। ठीक है डॉक्टर साहब, क्योंकि आप तमाम चीज़ों को बहुत बेहतरी से समझ पाएंगे और हमारे दर्शकों को भी समझा पाएंगे, जो हालात इस वक्त बने हुए हैं उसके मद्देनज़र शासन स्तर से भी तमाम तरह के फैसले लिए गए हैं। खास तौर पर क्योंकि जब बात होती है यूपी की बात होती है तो आबादी इतनी बड़ी है कि यहाँ पर बहुत चुनौती जाहिर तौर पर पेश आती है, लेकिन इसके मद्देनज़र तमाम तरह के फैसले लिए गए हैं नाइट कर्फ्यू को लेकर, और इसके अलावा स्कूल स्टूडेंट्स को लेकर भी शासन स्तर पर तमाम तरह के फैसले लिए गए। आप एक एक्सपर्ट के नाते वो जो तमाम कदम उठाए गए इस दिशा में सरकार के द्वारा, उसे कैसे देख रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि सरकार को फैसले लेने हैं, सरकार फैसले ले रही है और बहुत अप्रोप्रिएट फैसले ले रही है। देखिए, क्या है कि वायरस का ट्रांसमिशन की हमें चेन रोकनी है, और चेन रोकने का सबसे इंपॉर्टेंट तरीका तो लॉकडाउन था, जो शायद अब फीजिबल नहीं है, लोग भी तैयार नहीं है उसके लिए, और मैं भी एज ए एक्सपर्ट के नाते नहीं समझता हूं कि जो है वो लॉकडाउन लगाना चाहिए। लेकिन हाँ, जितना हो सके वो आपस में लोगों की शारीरिक दूरी कम ना होने पाए, लोगों की संख्या झुंड में इकट्ठी ना हो। पार्टियां हैं, शादियां हैं, अभी नवरात्र आएंगे, सालक शुरू होगी, शादियां शुरू होंगी, रमजान आएगा, तो हमारे देश में टीका महोत्सव तो प्रधानमंत्री जी ने आज से कहा है, लेकिन टीका महोत्सव तो 14 अप्रैल को खत्म हो जाएगा। बहुत सारे महोत्सव हमारे देश में तो होते ही रहते हैं। तो अभी होली खत्म हुई है, अभी नवरात्रि आएंगे, पूजा होगी और उसके बाद रमजान होगा, तो और उसके बाद भी शादियां शुरू होगी। तो इन सब पे थोड़ा सा हमें संयम बरतना है, हमें झुंड में इकट्ठे नहीं होना है, हमें शारीरिक दूरी बनाए रखनी है, हमें बार बार हाथ धोए रखना है, बाहर निकलने पे मास्क लगाए रखना है, और मिलने पे हमें हाथ नहीं मिलाना है। देखिए, हाथ मिलाने से आप कीटाणुओं का एक दूसरे को ट्रांसमिट कर देते हैं, तो अभी भी हमें नमस्ते ही करते रहना है। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखना है, और हमको लगता है कि जैसे जैसे ये समय आएगा, वैक्सीनेशन बढ़ेगा, और सरकार ने जैसे नाइट कर्फ्यू लगाई दिया है, तो रात में अननेसेसरली जो लोग बढ़ते थे, इकट्ठे होते थे, गप लड़ाते थे या शॉपिंग के लिए देर से जाते थे, वो सब बंद हो जाएगा। तो काफी कुछ इसका भी 30-40% असर पड़ेगा। हालांकि दिन में मजबूरी है, दिन में तो लोग काम करेंगे ही, लेकिन फिर भी देखिए 50% अटेंडेंस ऑफिस में कम की गई है, स्कूल कॉलेजेस को भी इंस्ट्रक्शन दिए गए बंद होने के लिए। तो सरकार ने वो सब कोशिश की है कि जहां पर भीड़ इकट्ठी हो सकती है, जहां पे चांसेस ऑफ ट्रांसमिशन ज्यादा है, लेकिन अब कहीं ना कहीं आम जनता को समझना होगा, आम जनता को इसकी गंभीरता को समझना होगा। सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो इस वक्त जो हालात बने हुए हैं वो जाहिर तौर पर बहुत ज़्यादा गंभीर, आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। आपसे यही अपील, सावधानी बरतें, सुरक्षित रहें। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।